हेलो लर्नर्स, हॉफ लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज का जो ये सेशन है, पिछला वीडियो आपको मैं यूजीसी नेट प्रीवियस पेपर क्वेश्चन का डिस्कशन किया था, वो पार्ट 1 था। आज का ये डिस्कशन पार्ट 2 है। ये पेपर 1 का टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहा हूँ। ये वेरी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन फॉर यूजीसी नेट। तो सो प्लीज, आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, यूजीसी नेट 6 दिसंबर 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, जिसमें अब देखिए पेपर 1 का टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसमें 5 क्वेश्चन पूछा जाता, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसका पहले रूल मैं बता देता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ूंगा, उसके बाद आपको 10 सेकेंड का टाइम दूंगा और उस 10 सेकेंड में आप अच्छे से पढ़ेंगे, आंसर करेंगे। फिर मैं बताऊंगा तो उस आंसर से अपना आंसर को मैच कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च द स्कोप फॉर क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन इन अटमोस्ट? बोला है नीचे दिए हैं में से कौन से रिसर्च के स्टेप में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगा? पहला, आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिफाइनिंग इट। सेकेंड ऑप्शन है फिगरिंग आउट द रिलेटेड स्टडीज एंड टेक्निक्स यूज्ड बाय अदर रिसर्चर। थर्ड ऑप्शन, आइडेंटिफाइंग वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसाइजिंग। एंड लास्ट ऑप्शन इज डेटा एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, 10 सेकेंड। इसका जवाब सोचिए। चलिए, तो टाइम खत्म होता है। होप करता हूँ आपका आंसर सही होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आइडेंटिफाइंग द वेरिएबल्स एंड हाइपोथेसाइजिंग। अब देखिए, इसमें सबसे ज्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन क्या होता है। अब देखिए, आपने रिसर्च का प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर लिया, उसके वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना सबसे अहम होता है। अब उसके बेसिस पर आप जो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव शो करेंगे। और इमेजिनेशन, देखिए इसमें इमेजिनेशन का बात होता है। जब आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाता है, तो उस बेसिस पर जो रिसर्चर एक एजुकेटेड गेस करता है, एक इमेजिनेशन करता है। तो इससे भी हम ऑप्शन को समझ सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A college teacher does research with a view to depict the reality situation relating to home condition of the student and hostel provided for. Which of the following research format will be helpful to do so? एक कॉलेज टीचर इस व्यू पर रिसर्च करना चाह रहा है, जो रियलिटी सिचुएशन बच्चे का घर में और हॉस्टल में, दो कंडीशन पर देखना चाह रहे थे। उसका रियलिटी सिचुएशन किस तरह का रहता है, उसको देखने के लिए नीचे दिए में से कौन सा जो रिसर्च का फॉर्मेट हो सबसे ज्यादा हेल्पफुल होगा? पहला ऑप्शन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। दूसरा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। एंड थर्ड, based research participant observation. And last option is ethnographic research. तो चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है 10 सेकेंड के लिए। इसका आंसर सोचिए। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेस्ड रिसर्च पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन।
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज इम्पोर्टेंट। देखिए इसमें क्या होगा कि एक रिसर्चर, जैसे पहले ऑप्शन को छांट लीजिए, इथनोग्राफिक रिसर्च। इथनोग्राफिक रिसर्च में क्या होता है, कोई खास पर्टिकुलर क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, जो ऑप्शन, ये अच्छा तरीका होता है कि जो ऑप्शन नहीं होगा उसको छांट लीजिए। तो इथनोग्राफिक रिसर्च में कोई कल्चर होता है, कल्चर के बारे में स्टडी करते हैं या उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उसके लैंग्वेज, खान पान। तो ऐसा वो यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है। उसके अलावा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होता है, एक कंट्रोल कंडीशन में कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका इफेक्ट आप डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना चाहते हैं। जैसे कोई खास पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग का इफेक्ट उस बच्चे का एकेडमिक अचीवमेंट पर देखना चाहते हैं, तो उस तरह का होगा। तो वैसा भी यहाँ नहीं बोल रहा है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में भी इस तरह का कोई ये नहीं हो रहा, तो इसमें होगा पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के जरिए, ऐसा रिसर्च जिसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ऑब्वियसली क्योंकि जब तक वो रिसर्चर बच्चे का घर में जाके उसके सिचुएशन को नहीं समझेगा कि वो किस तरह से रह रहा है, उसके माँ बाप से बातचीत करेगा, बच्चे के साथ उस वहाँ कुछ वक्त बिताएगा, फिर स्कूल में उसको जाकर ऑब्जर्व करेगा, यानी एक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, इन केस इन केस द follow in case the population of research is heterogeneous in nature, which of the following sampling technique will ensure optimum representativeness of sample unit? बोल रहा है कि अगर देखिए रिसर्च का पॉपुलेशन यानी जिस पर रिसर्च होना है वो अगर हेट्रोजिनस इन नेचर हो, तो कौन सा सैंपलिंग टेक्निक सबसे यूजफुल रहेगा? पहला ऑप्शन आप लोग के लिए है सिंपल रैंडम सैंपलिंग, सेकेंड ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, थर्ड इज क्लस्टर सैंपलिंग, फोर्थ इज सिस्टमेटिक सैंपलिंग। चलिए इसका आंसर सोचिए कौन सा होना चाहिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। चलिए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। अब क्यों होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग? देखिए स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के बारे में स्टार्ट जब आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें यही स्टार्ट ही होता है इसी बात पर, अगर पॉपुलेशन हेट्रोजिनस नेचर का हो तो उस केस में हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग करते हैं। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में क्या किया जाता है, उसमें पॉपुलेशन हेट्रोजिनस है तो हम होमोजेनस यानी एक तरह के कैटेगरी को कैटेगराइज कर देते हैं, ग्रुप बनाते हैं, फिर उसमें से उस ग्रुप को आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं स्ट्रेटा कहा जाता है, फिर उस स्ट्रेटा में आप चूज करते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन होगा अगर हेट्रोजेनस इन नेचर का पॉपुलेशन हो तो उससे सैंपल जो चूज किया जाएगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के जरिए। बाकी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होता है, कोई जब एरिया को सिलेक्शन किया जाता है, मतलब कोई एरिया, फिर उस एरिया को डिफरेंट डिफरेंट क्लस्टर में बांट देते हैं, तो वो होगा क्लस्टर सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग में क्या होता है, जैसे सैंपल ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, जैसे फिश बॉल सैंपलिंग होगा, या कंप्यूटर में भी रैंडमाइज करने का तरीका होता है। एक सिस्टमेटिक सैंपलिंग, इसमें कोई रूल दे देते हैं कि जैसे nth नंबर में जो आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे, जैसे हर सेकंड नंबर में जो आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे, हर फिफ्थ में नंबर में जो आएगा उसको सेलेक्ट करेंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरह से सिस्टमेटिक सैंपलिंग होगा। तो ये इसका क्योंकि ये हेट्रोजेनस इन नेचर अगर पॉपुलेशन हो तो इस केस में हम स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग सबसे ऑप्टिमम होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, a research scholar while finally reporting the research results in the form of a thesis acknowledge the support of his or her supervisor in the preface, this will be treated as। बोल रहा है कि एक रिसर्च स्कॉलर जब अपना रिसर्च का रिजल्ट को फाइनली रिपोर्ट कर रहा है तो उस प्रीफेस में उसके सुपरवाइजर को भी एक तरह से इंक्लूड कर रहा है, उसको मेंशन कर रहा है।
या उसका एक तरह से सपोर्ट दे रहा है, तो ये क्या दिखाता है? दिस विल बी ट्रीटेड एज sheer formality, needed formality, superfluous act, part of ethically। कौन सा होना चाहिए? चलिए जल्दी से इसको सोचिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4, पार्ट ऑफ इथिकली। पार्ट ऑफ इथिकली, देखिए क्या होता है, एक इथिक्स का पार्ट, एक रिसर्चर, क्योंकि देखिए रिसर्च में रिसर्च इथिक्स भी देखा जाता है, एक ओरिजिनल काम होता है, इसलिए एक रिसर्चर जिसका हेल्प लेता है, क्योंकि सुपरवाइजर का जहां भी उसको कहीं प्रॉब्लम होता है उसको गाइड करता है सुपरवाइजर, तो इसीलिए उसका एक इथिक्स होता है कि सुपरवाइजर को भी एक तरह से वो इग्नोर ना करे, तो ये क्या होगा, एक पार्ट ऑफ इथिकली, पार्ट ऑफ इथिक्स हो गया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 हो गया। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके लिए इस तरह से हेल्पफुल रेगुलरली वीडियो लाता रहूंगा, और आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, which of the following statistical technique will be appropriate for data analysis when the observations are available in the form of frequency। बोल रहा है नीचे दिए में से कौन सा स्टैटिस्टिकल टेक्निक सबसे अप्रोप्रिएट होगा डेटा एनालिसिस करने के लिए, जब ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, यानी डेटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में अवेलेबल हो, उस केस में कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट होगा? उसके लिए ऑप्शन नंबर 1 है पैरामेट्रिक टी टेस्ट, ऑप्शन बी इज नॉन पैरामेट्रिक यू टेस्ट, and third is a non-parametric chi-square test, and fourth is parametric correlated t-test। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है, सोचिए क्या होगा। इसका आंसर होगा पैरामेट्रिक, सॉरी, नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। ऑप्शन होगा नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट। अब देखिए क्या हो, ये एक बात हमेशा जरूरी है, डाटा रिसर्चर डेटा कलेक्शन कर लिया, अब कलेक्शन करने के बाद जब डेटा का एनालिसिस करता है तो उसे उसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेटिस्टिकल टेक्निक का यूज करना पड़ता है। अब मैं कुछ आपको बता देता हूँ, स्टेटिस्टिकल टेक्निक दो तरह का होता है, डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिकल टेक्निक, एक इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिकल टेक्निक। डिस्क्रिप्टिव में कौन आता है, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जैसे मीन मीडियन मोड, उसके बाद मेजर ऑफ डिस्पर्सन या वेरिएबिलिटी जिसमें स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर ये सब आता है, तो या पैरामेट्रिक नॉन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, जैसे पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पैरामेट्रिक में भी बहुत सारा एग्जांपल होता है, तो इसमें होगा आपका नॉन पैरामेट्रिक का स्क्वायर टेस्ट। नॉन, क्योंकि डाटा फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, और फ्रीक्वेंसी एक तरह से क्या है, एक तरह का नॉन, आपका ये नॉमिनल डाटा है, तो नॉमिनल डेटा के लिए हम सबसे यूजफुल होता है कि काई स्क्वायर टेस्ट, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करें, सबसे बेस्ट होता है। तो ये आपका आज का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आज हम लोग 6 दिसंबर 2019 का क्वेश्चन को डिस्कस किए। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? अगर अच्छा लगा, इसका आपकी सुविधा के लिए मैंने आंसर भी लिख दिया है, और लास्ट में आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल के साथ बने रहे, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।